1.4 में सोशलिज्म इन नहीं सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर सपोर्ट क्या है, समाजवाद के लिए समर्थन किन किन लोगों ने करा। बाय द 1870s 1870 में सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप, सोशलिस्ट आइडिया फैल गया चारों तरफ। अब देखो हुआ क्या था, एक जगह हल्की सी चिंगारी लगी थी, उससे पूरे में आग फैल गई, ऐसा समझ लो। कहाँ पे हुआ रेवोल्यूशन सबसे पहला? फ्रांस में, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन से फिर अब सोशलिज्म हो गया, यहाँ पर सोशल रेवोल्यूशन हो गया, रशियन रेवोल्यूशन हो गया। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्म एंड इंटरनेशनल बॉडी। अब उन्होंने क्या करा, एक इंटरनेशनल बॉडी बनानी शुरू कर दी। 1870 के दशक आते आते समाजवादी विचारधारा पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। अपने प्रयासों से समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय संस्था भी बना ली। क्या करा उन्होंने, एक सेकंड इंटरनेशनल नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी शुरू कर दी। अब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनानी पड़ती है बताओ किसी भी कंट्री में? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कंट्री, भैया ताकि कंट्री आराम से स्मूथली फंक्शन कर सके। अब स्मूथ फंक्शन तो कर लेगी कंट्री, लेकिन मुझे ये बात बताओ इंटरनेशनल बॉडी बनाने से ही होगी? मतलब इंटरनेशनल नहीं, नेशनल बॉडी बनाने, इंटरनेशनल बॉडी बनाने से ही होगी, क्योंकि उन लोगों को पता था। अभी देखो यहाँ पर ये एक ऐसा चैप्टर है, इसके अंदर तुम कुछ चीजें पढ़ोगे। राजा ने एक तरीके की एक संस्था बनाएगा, अब बनाने के बाद उसकी सारी पावर्स ना धीरे धीरे, जब लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे तो वो बना लेगा, और होगा क्या, जब धीरे धीरे देखेगा ना कि अब लोग शांत हो गए, बिल्कुल पहले ठंडे हो गए, तो धीरे धीरे उसको डिसॉल्व भी कर देगा, ताकि चीजें लिखी रहे। संस्था बनाई तो सब लोगों का बराबर बराबर हक हो, लोग एक दूसरे के ऊपर जो क्या कर सकते हैं, नजर रख सकते हैं। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। किस लिए लड़ाई हो रही थी जी? अच्छी लिविंग कंडीशन और वर्किंग कंडीशंस के लिए, ठीक है ना। कहाँ के लोगों की? वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी। अभी चल रहा था रशियन रेवोल्यूशन, उसके साथ साथ क्या हुआ देखो, ये इंग्लैंड और जर्मनी में भी फैल गई ये चीज। They set up funds to help the member in the times of distress and demanded a reduction of working hours and right to vote। दो चीजों के लिए लड़ाई हो रही थी, देख रहे हो, काम और वोटिंग दोनों के लिए साथ साथ लड़ाई हो रही है कि हमारे वर्किंग आवर्स को आप कम करो और राइट टू वोट दो। राइट टू वोट किसको था पहले पता है ना? जिनके पास जमीन होती थी, जायदाद होती थी, ठीक है ना, इस तरीके से। और लेडीज को तो था ही नहीं, ठीक है ना। In Germany, these association worked closely with Social Democratic Party, इसका नाम इन्होंने रखा SPD, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है ना। कहीं तुम उसकी फुल फॉर्म गलत लिख दो, नहीं नहीं, फुल फॉर्म ऐसे नहीं लिखी जाती है, फुल फॉर्म अलग है, SPD शॉर्ट फॉर्म है, और एक्चुअली में फुल फॉर्म सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है ना। एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट्री सीट, और इसने किस में मदद करी? पार्लियामेंट के अंदर सीट्स जीतने। जैसे आज तुम्हारे यहाँ इलेक्शन होता है ना, पार्लियामेंट में नेता जीतते हैं, सीट्स मिलती हैं उन्हें, तो उस टाइम पर उन्होंने पार्लियामेंट सेटअप करवाया, हक मांगने शुरू करे कि एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो जाएगा, वो हमारी बातें बताएगा। लेकिन राइट टू वोट अभी भी किसके पास था? अमीर लोगों के पास। वो राइट टू वोट भी चाहते थे सबके पास हो जाए, तो समझ लो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहाँ से आया? यहाँ से आना शुरू हुआ, ठीक है ना। In 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म द लेबर पार्टी। अब एक मिनट, कौन भागे? तो कुछ फायदा हुआ एसपीडी का? वो यही हुआ कि राजा के अलावा भी हमारे पास अब एक इंटरनेशनल बॉडी है। इंटरनेशनल मतलब उनके लिए इंटरनेशनल बॉडी है जो पार्लियामेंट में बैठेगी, तुम्हारी बात सुनी, आम आदमी। सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म द लेबर पार्टी इन ब्रिटेन। अब लेबर पार्टी भी बन गई, कहां पर? मजदूर यूनियन कहां पर बन गई? ब्रिटेन, जर्मनी में नहीं, ब्रिटेन। एंड द सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस, और फ्रांस में कौन सी पार्टी बन गई बच्चे? सोशलिस्ट पार्टी। However, till 1940, socialists never succeeded in the forming a government in Europe। और आज से पहले, वर्ल्ड वॉर से पहले, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था ना, उससे पहले आज तक कभी भी यूरोप में गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हुई थी। तो पहली गवर्नमेंट ही कभी फॉर्म हुई? 1914 में। राजाओं वाला सिस्टम चल रहा था, एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की, ये सब सिस्टम चल रहे थे। अब वो सब हटके क्या बन गया? 1914। तभी तो आज हमारे पास कौन है? पुतिन। अरे है ना, चुन के आया ना वो बंदा, लोगों ने चुना है ना उसे,
अरे रशिया का प्रेसिडेंट, उसको चुना है ना, किसी राजा वाजा का तो बेटा नहीं है ना वो क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम पर इलेक्शन से गवर्नमेंट चुननी शुरू हो गई थी, और जब एक जगह पे बदलाव आना शुरू होता है फिर वो पूरे वर्ल्ड में फैलता है धीरे धीरे। हमारे यहाँ भी तो ऐसे होता है, इलेक्शन होता है, फिर इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट चुन लिया, ठीक है ना। सोशलिस्ट नेवर सक्सीड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। आज से पहले सोशलिस्ट ने कभी भी गवर्नमेंट नहीं बनाई थी यूरोप के अंदर, ठीक है ना। सोशलिस्ट वालों के मजे आ गए। रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स। अब वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के अंदर स्ट्रॉन्ग फिगर मतलब अपने उनके ज्यादा बंदे आ गए, वो मैटर करते हैं, उनका दबदबा हो गया वहाँ पे कि देखो हमारी भी गवर्नमेंट है। जैसे यहाँ अपोजिशन आ जाती ना, मान लो जो पार्टी रूल कर रही, अभी वाला मान लो जो पार्टी रूल कर रही है और जो अपोजिशन है, मान लो उन दोनों के नेताओं को मिलाकर कोई कानून पास होना है। अब जो रूल कर रही है वो मोर देन 50% होगी, ऐसा मान लेते हैं 100 है, ठीक है, यहाँ का नहीं मान रहे हम, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है। 100 है तो 50 कितना हो गया? 50 बचा हुआ कितना हो गया? 50, तो मोर देन हाफ चाहिए, तो 51 पे तो गवर्नमेंट बन गई। तो 49 मेंबर्स अपोजिशन पार्टी के भी तो हैं, तो अपोजिशन पार्टी भी तो स्ट्रांग ही है, ठीक है ना। देयर आइडियाज डिड शेप लेजिस्लेशन बट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रन बाय कंजर्वेटिव। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट चला कौन रहा था? कंजर्वेटिव लोग चला रहे, ठीक है ना। लिबरल्स एंड रेडिकल्स, क्योंकि सोच तो सारी इनकी थी ना, बनाया हुआ तो ये सारी चीजें इन्हीं की थी ना। ये सारी चीजें बनाई किसने? इन्होंने तो बनाई है। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट का समय आने पर सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष यानी फंड स्थापित करने शुरू कर दिए। अगर किसी के साथ कुछ हैपनिंग हो जाए, कुछ बुरा हो जाए, तो हम लोग ये कोष का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्थापित किए काम के घंटों में कमी करवाई, मत अधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू करा। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, पढ़ाया था ना कि एसपीडी बनी थी, ठीक है। के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे। समझ रहे हो भाई, पार्टियों को भी फंड जा रहा है, शुरुआत हो रही है किसकी? तू गवर्नमेंट बना, पैसा हमारा, यू डोंट वरी, कोष है हमारे पास, फंड बना लिया हमने। होता है ऐसा? नहीं, आज भी तो होता है, बिजनेसमैन के पास जाते हैं ना, हाँ भाई इलेक्शन आ रहे हैं, देखा कई मूवीज में, थोड़ा पैसा भिजवा दो, ठीक है ना। इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग ही पार्टी बना दी। ये पता था ना, अभी लेबर पार्टी फॉर्म कर ली, ठीक है ना। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक ऐसी पार्टी बन गई। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाबी नहीं पाई थी। 1914 से पहले सोशलिस्ट लोगों की गवर्नमेंट नहीं थी, ठीक है ना। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे, उन्हें कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई। अब समझ में आ गई इंडिया में कानून कैसे पास होता है? जो जीत रहा है इसमें बड़ी संख्या में, जिसके पास ज्यादा मिनिस्टर्स हैं, वो इजीली वो कानून को पास करा सकता है। लेकिन उसका और भी प्रोसेस है, ये तो एक छोटा सा प्रोसेस है, तो यहाँ से लगता है आया हुआ, यहाँ से आया हुआ सिस्टम, ठीक है ना। अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादी, वही पहले वाले, उदारवादी और रेडिकल्स का दबदबा ही बना, क्योंकि सोच तो इनकी थी ना, ये सोच तो इनकी थी। अब रशियन रेवोल्यूशन, रूसी क्रांति। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देश में से एक रूस का समीकरण उलट गया। In one of the least industrialized of the European states, the situation was reversed. लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज, समझ रहे हो, जहाँ पे इंडस्ट्रीज थी नहीं या होंगी तो बहुत ना के बराबर, वहां पर सिचुएशन जो है उलट गई, पलट गई। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। सोशलिस्ट, इन्होंने भी गवर्नमेंट बनाई थी 1914 में, ठीक है ना। सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया, रशिया की गवर्नमेंट के ऊपर कब्जा कर लिया। दो द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917, तो रशिया में एक और रेवोल्यूशन हुआ, उसका नाम रखा गया है अक्टूबर रेवोल्यूशन, ठीक है ना। अगर आता है ना कभी अक्टूबर रेवोल्यूशन में क्या था, तो अक्टूबर रेवोल्यूशन में ये हुआ था कि सोशलिस्ट बंदों ने रशिया में जो गवर्नमेंट थी उसको उलट दिया था, मतलब उसे गद्दी से हटा दिया था। वी आर द किंग्स, और उन्होंने कहा हम बैठे हमें राजा, ठीक है ना। द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917, किसका पतन हो गया, कौन गिर गया? फॉल ऑफ मोनार्की, किसको हटा दिया गया? मोनार्की को। क्या हुआ?
फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति बोला जाता है। तो यहाँ पर बच्चे दो चीजें हो गई, एक तो अक्टूबर में ये वाली घटना कौन सी हुई, सोशलिस्ट ने क्या करा, गवर्नमेंट ही हटा दी, और क्या करा, फॉल ऑफ मोनार्की। मोनार्की जानते हो, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो वाली मोनार्की, समझ रहे हो, एक ही बंदा बैठा हुआ है, फिर बच्चे फिर बच्चे फिर बच्चे। हाउ डिड दिस कम अबाउट, ये हुआ कैसे, ये तो पता चल गया हुआ है, लेकिन ये एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, एक दिन में तो कोई भी कानून पास नहीं हो सकता। हाउ डिड दे कम अबाउट, ये हुआ कैसे था, ये भी तो पता होना चाहिए। व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन यूरोप, वो सॉरी रशिया, रशिया के अंदर सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी। पॉलिटिकल कंडीशन तो मुझे यहाँ से दिख रही है कि भैया मोनार्की तो हट गई, सोशलिस्ट बैठ गए, थोड़ी थोड़ी दिख रही है, अंदर देखते हैं और गहराई में क्या चीज है। When the revolution occurred, ये revolution कब हुआ? To answer these questions, let's look at Russia few years before the revolution. Revolution से थोड़ा पहले देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, जैसा हमें आज़ादी मिली तो हमें एकदम आज़ादी तो नहीं मिल गई ना, 200 साल लगे। तो उन 200 साल में कई सारे लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जाने दी। फिर जब हम ज़्यादा अति हो गए, किसी चीज़ की जब अति हो जाती तो फिर क्या होता है, फिर यही होता है कि भाई तू हट, तू कितना भी अच्छा या बुरा होगा, अब तू हट, हो गई अति, हो तू जाए। इन 1914 सार निकोलस, इसे सार पढ़ते थे ना, टी साइलेंट रहता है इसमें। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर सार निकोलस II का शासन था। किसका शासन था? सार निकोलस II का। रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर beside the territory around Moscow. The Russian Empire included current day, आज के देखो कभी भी हम देखते हैं ना मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो तुमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ यहाँ करंट डे वगैरह मतलब क्या होता है। मोहनजोदाड़ो, ठीक है ना, उसमें जो चीजें होती है उसमें लिखा होता है प्रेजेंट डे पाकिस्तान, क्योंकि जब ये बात थी ना मोहनजोदाड़ो वाली, ये तब थी जब पाकिस्तान बना ही नहीं था। तो आज तो हम ये दिखाते ना प्रेजेंट डे गुजरात, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, तो हो सकता है उस टाइम पर गुजरात वगैरह या पाकिस्तान वगैरह बना ही ना हो, नाम ही ना दिया गया हो। तो ऐसे इसमें लिखा हुआ है रशियन एम्पायर इंक्लूड द करंट डे, आज की जनरेशन, आज के टाइम में जहां पर फिनलैंड है, जहां लताविया है, जहां लिथुआनिया है, जहां इस्टोनिया है, एंड पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, यूक्रेन से तो अभी लड़ाई चली रही है ना, रशिया की चल रही है ना, एंड बेलारूस, ठीक है ना। तो ये जो आज की जगह है, यहाँ पर भी किसका शासन था? सार निकोलस II का, ठीक है ना। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लताविया, लिथुनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्सों पर रूसी साम्राज्य के अंग थे। ये पार्ट था, उनका हिस्सा था, तो उन पर भी उनका ही राज हुआ नहीं हुआ। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है ये? प्रशांत महासागर। क्या होता है प्रशांत महासागर? पैसिफिक ओशियन को बोलते हैं, पता है ना। इट स्ट्रेच टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज टुडे सेंट्रल एशियन स्टेट, और आज के भी कुछ सेंट्रल एशियन स्टेट जो है, एशिया का सेंटर, वो सेंट्रल एशियन स्टेट हो गए। कौन कौन से हैं आज के सेंट्रल स्टेट? जॉर्जिया, आर्मेनिया, क्या है, अजरबैजान, अजरबैजान भी, ठीक है ना। ये 3 कंट्रीज अभी भी थी। द मेजोरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। यहाँ पर कौन लोग ज्यादा रहते थे? रशियन के साथ क्रिश्चियन के साथ ऑर्थोडॉक्स, समझ रहे हो आप? ये एक ही बंदा है, ये एक ही रिलीजन है। क्रिश्चियन तो थे, क्रिश्चियन होने के साथ साथ वो रशियन भी थे, और क्रिश्चियन भी कौन से वाले थे? ऑर्थोडॉक्स वाले, ठीक है ना। ये इसका मतलब ये which had grown out for the Greek Orthodox Church, but the empire also include the Catholic, Protestants, Muslim and Buddhist, और भी लोग थे वहाँ पे, ठीक है ना। मुस्लिम्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, कैथोलिक और भी लोग, ठीक है। ये देखो नीचे बना हुआ ना रशियन एम्पायर, देख लो भैया, जो ग्रीन ग्रीन एरिया है सारा फैला पड़ा है, सेंट्रल उसमें दिखा रखा पिंक कलर में, देख लो एक बार, देख लेना ये मैप, ठीक है ना। अब इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अर्थव्यवस्था और समाज कैसा था भाई वहाँ का? एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, जब 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग हो रही थी, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ रशिया पीपल्स वर एग्रीकल्चरिस्ट। ज्यादातर लोग वहाँ पर क्या करते थे? हिंदुस्तानियों की तरह ही खेती बाड़ी करते थे। हिंदुस्तानी भी खेती बाड़ी करते हैं ना,
अबाउट 80% ऑफ द रशियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। 85% के आसपास रशियन एम्पायर में रहने वाले लोग क्या करते थे, खेती करते थे और उसी पर निर्भर थे। तो यानी खेती तो कम नहीं, खेती तो बहुत, ठीक है ना। फॉर इंस्टेंस इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शन वाज बिटवीन 40% एंड 50%। फ्रांस और जर्मनी में खेती करने वाले लोग 40 और 50% थे। In the empire, cultivators produces for the market as well as for their own need, and Russia was a major exporter of grain. थोड़ा थोड़ा हिंदुस्तान जैसा नहीं लग रहा है कि हम लोग बहुत सारी फसलें उगा रहे हैं, हम बाहर भी सप्लाई करते हैं, हम अपने लिए भी रखते हैं और हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। हम भी किसी चीज़ के एक्सपोर्टर है ना। तो उस टाइम पर रशिया किस चीज़ का एक्सपोर्टर था? ग्रेन। ग्रेन यानी गेहूँ, ठीक है ना। फसल क्या करता था वो? एक्सपोर्ट भी करता था। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स। इंडस्ट्रीज पॉकेट में मिलती थी। पॉकेट मतलब क्या होता है? जेब में। तुम्हारे जो शर्ट या पैंट है उसमें पॉकेट क्या है, कितनी बड़ी होती है? छोटी सी। तो पॉकेट मतलब छोटा होता है, कम होने को बोलते हैं पॉकेट। कहता नहीं, ये पॉकेट मार ली किसी ने मेरी। पर्स होता है ना, छोटा सा पर्स, लड़कियों वाला, ठीक है। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। जो जगहें थी जहां पर इंडस्ट्रीज थी वो थी सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, ठीक है। Craftsmen undertook much of the production, but large factories existed alongside craft workshop. Many factories were set up in 1890s. ज़्यादातर फैक्ट्रीज कब बननी शुरू हुई भैया? 1890 के आसपास। When Russia's railway network were extended. किसी कंट्री में रेलवे आ गई तो सामान ले जाना और लाना ना इजीली हो जाता है। ट्रेन बड़ी भी होती है, ज़्यादा सामान एक बारी में जाना आना कर सकता है, ठीक है ना। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज ऑलवेज इंडस्ट्रीज इंक्रीज। अब हुआ क्या? फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब बाहर के लोग आके उन इंडस्ट्रीज में पैसा लगाने लगे। जैसे आप कोई बिजनेस खोलो, आता ना आजकल शार्क टैंक, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, बट ये है कि वो तुम्हारे लिए तो बाहर का ही बंदा है, तुम्हारे परिवार का नहीं है, तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मान लो तुम अपने कि ठीक है, इस बंदे ने मेरे को पैसे दिए काम करने के। आगे कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल्ड। यानी कोल का जो प्रोडक्शन था वो तो डबल हो गया, आयरन वगैरह का 4 गुना हो गया। क्वाड मतलब जानते हो ना, 4 क्वाड्रिलेटर पढ़ा है ना मैथ्स में, 4 गुना हो गया। By the 1900, in some areas of factory workers and craftsmen were almost equal in number. वो कह रहा कुछ एरियाज में फैक्ट्री वर्कर और क्राफ्टमैन क्या थे? इक्वल हो गए थे नंबर में, यानी बराबर की संख्या हो गई थी। इतने लोग काम करने लग गए थे, ठीक है ना। हिंदी में ही पढ़ देता हूँ। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, कारीगरी करते हैं ना, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कारखाने भी मौजूद थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, ठीक है ना। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से फैलाया जा रहा था। उसी समय इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में दोगुना और स्टील के उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हो, इंक्रीमेंट हो गई। सन 1900 तक कुछ इलाके में तो कारीगरी और कारखानों की मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो गई। कारीगर और मजदूर बराबर ही हो गए, इतनी कारीगरी इतनी मजदूर, इक्वल लिया, ठीक है ना। मोस्ट इंडस्ट्रीज वर द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रीज। ये लाइन बड़ी खतरनाक है कि ज्यादातर इंडस्ट्रीज, अब देखो किसके बच्चे, प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी होने से नुकसान क्या है? मैंने कल भी बताया था कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में हर तरीके की चीज गवर्नमेंट मैनेज करती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी में वो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो एसी लगवा दे, चाहे तो पंखा भी ना लगवाए, ठीक है, उसकी प्राइवेट है। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू एंश्योर मिनिमम वेजेस, लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। वही है, गवर्नमेंट तो बड़ी बड़ी कंपनियों को पर नजर रख रही थी कि वर्किंग आवर्स फिक्स होने चाहिए, किसी तरीके का रूल नहीं ब्रेक होना चाहिए, वेजेस जो हैं कम से कम हमने जितने तय करे, मान लो आज के तारीख में 1000 रुपये एक बंदे को मिलने चाहिए, तो हर मजदूर से जाके पूछा कि भाई साहब आपकी तनख्वाह कितनी है, तो उसने बताया। तो हो सकता है झूठ बोलने के लिए उसने बता दिया हो 30,000, ताकि नौकरी बंदी रहे,
ठीक है ना। लेकिन जो इंस्पेक्टर थे ना, बट द फैक्ट्री इंस्पेक्टर, जो उन्हें इंस्पेक्ट करने आते थे फैक्ट्रीज को, कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन, वो रूल्स तोड़ने से रोक नहीं सकते थे। क्योंकि ये चीजें जब ही सही हो सकती है जब तुम इंटरनली इंडिविजुअल एक एक बंदा उस चीज को सही करना शुरू कर दे। इन क्राफ्ट यूनिट, जो क्राफ्ट यूनिट थी, एंड स्मॉल वर्कशॉप, जो छोटी वर्कशॉप थी, द वर्किंग डे वॉज समटाइम्स 15 आवर्स। कितना टाइम था? 15 घंटे काम करवाते थे उनसे। वो ऐसी थोड़ी रेवोल्यूशन आया था। अभी तुम 11th में पढ़ोगे जाके, गैराज नहीं, तुम तो साइंस लोगे, तुम तो नहीं पढ़ोगे। इनके पास आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज लेंगे, वो पढ़ेंगे कि गैराज सेल हो गई थी, गैराज सेल, सारी की सारी गैराज सेल, इंडस्ट्री ठप हो गई थी एकदम से। 15 आवर्स टू वर्क कंपेयर्ड विद 10 to 12 आवर्स वर्क इन फैक्ट्री। अच्छा, फैक्ट्री में कौन सा कम करवा रहे हैं? 12 घंटे तो फैक्ट्री में भी करवा रहे हैं, बड़ी बड़ी। अरे छोटी वर्कशॉप में 15 घंटे करवा रहे हैं, बड़ी फैक्ट्री में 12 घंटे करवा रहे हैं। हाँ, ये 3 घंटे का फर्क है, लेकिन ऐसा होता कि 8 घंटे और 12 घंटे, 8 घंटे और 15 घंटे तो फर्क लगता। फैक्ट्रीज में भी देखो ज्यादा ही करवा रहे। एकोमोडेशन वेरीड फ्रॉम रूम्स टू डोमेस्ट्रीज। अब देखो एकोमोडेशन दिखा रखा है ना बराबर में, ये बंकर्स होते थे रहने के लिए। आज भी होता है, हॉस्टल वगैरह में जाते हैं लोग, रहते हैं बच्चे वगैरह, या जो कंपनी से कभी कभार रूम प्रोवाइड कराती है, छोटा सा रूम होता है, उसमें 4-5 लोग एक साथ रह रहे होते हैं। वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू सोशल ग्रुप। वर्कर को किसमें डिवाइड कर दिया गया? सोशल ग्रुप में। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। लिखा हुआ है ना, some had strong links with their villages from which they came। जैसे हम लोग जाते रहते हैं ना अपने गांव, तो हम लोगों का भी लिंक है। Others had settled in cities permanently, और कुछ जो है मान लो बाहर चले गए, वो वहीं पे ही बस गए। Workers were divided by skill। वर्कर्स को किसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया? स्किल के अकॉर्डिंग, मतलब उनको कैसा काम आता है। A metal worker of Saint Petersburg called metal workers considered themselves as aristocrats। मेटल वर्कर अपने आप को क्या बोलने लगे? एरिस्टोक्रेट, राजा। राजा हैं हम, राजा। कौन है राजा? मेटल वर्कर। कौन होते हैं मेटल वर्कर? धातु बनाने वाले, लोहे वोहे का काम करने वाले, मेटल वर्कर। क्या बोलने लगे अपने आप को? एरिस्टोक्रेट। अमंग अदर वर्कर्स, बाकी वर्करों से बोलने लगे हम तुमसे ज्यादा महान हैं। समझ रहे हो? देयर ऑक्यूपेशन डिमांडिंग मोर ट्रेनिंग एंड स्किल। उन्होंने कहा हमारे काम को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए और बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए। वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914। अब औरतें भी काम कर रही थी 1914 तक, ठीक है ना। 31% जो योगदान था वो लेडीज का भी था वहाँ पर, ठीक है ना। और अभी हमने उसमें तो पहले भी ये पढ़ा था, चिल्ड्रन भी तो थे, बच्चे भी तो थे। बट दे वर पेड लेस देन मैन। अब यही एक प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू हो कि उनको तनख्वाह क्या मिलती थी? कम मिलती थी। किसके मुकाबले? आदमियों के मुकाबले। बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ मैन वेजिस। या तो 3/4 या आधी मिलती थी। जैसे आपको 100 रुपये मिल रहे हैं, तो लेडी को मिलेंगे 75 या 50। तो 25 रुपये तो उसका वैसे ही कम है, और मेहनत वो भी उतनी ही कर रही है। रेवोल्यूशन तो होना ही होना इस तरीके के काम करोगे तो। डिवीजन अमंग द वर्कर्स शोड देमसेल्फ इन ड्रेस एंड मैनर। अब डिवीजन था ड्रेस और मैनर। आजकल है ना, पुलिस में देखा है, जो जितनी बड़ी रैंक पर उसकी वर्दी उतनी ज्यादा डार्क। अरे सितारे उतारे लगे होते ना, अरे बड़ी पोस्ट पर होगा यार ये बंदा, मेडल वेडल लगे होते। तो ऐसे उस टाइम पर जो वर्कर्स थे वो क्या थे? ड्रेस के अकॉर्डिंग, मैनर्स के अकॉर्डिंग बांटे गए थे। सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन। कुछ वर्कर्स ने क्या करा? एसोसिएशन बना ली टू हेल्प मेंबर्स इन द टाइम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप, बट सच एसोसिएशंस वर फ्यू। किसी ने वो मूवी देखी, गोविंदा की एक मूवी, उसकी एक वाइफ होती है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये, ठीक है ना। छोटा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ बस इस लाइन को समझाने के लिए। तो उसमें क्या होता है, 3 लेडी होती है, वो आज तक काम नहीं करती होती, उनके हस्बैंड काम करते होते एक फैक्ट्री में गाड़ी में। तो वो हर महीने तनख्वाह कम लाते हैं, हर महीने कम लाते हैं। फिर वहाँ पर एक लेडी आती है जो गोविंदा की वाइफ दिखाई है, मुझे एक्ट्रेस का नाम याद नहीं एकदम, मुझे जूही चावला शायद नाम है ना। हाँ, सो वो आती है, वो आके बोलती है कि तुम लोग काम क्यों नहीं करती? वो कहती हम लोग काम कैसे करेंगे, हमें कौन काम देगा? कहती काम मिलेगा। तो वो अपने मालिक के पास ले जाती है, जो कि एक फैक्ट्री होती है, सिलाई वगैरह की फैक्ट्री होती है। अब ये तो सब चीज़ें बात की है बीच की, जिसने देख रखी होगी वैलेंट में। अब लास्ट में एक इंस्टेंट आता है
कि उसकी बेटी जो होती है उसको एकदम से उल्टी वगैरह हो जाती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। उसे इलाज के लिए, बड़ी देर में याद आई देखिए, उसको इलाज के लिए क्या होता है, पैसों की जरूरत पड़ती होती है। अब हस्बैंड की इतनी सैलरी नहीं होती, फिर भी वो कहता है कि ठीक है मैं जैसे तैसे करके क्या करूंगा, पैसे लाऊंगा। तो पैसे लाने के लिए थोड़े चोर चिकारी या उल्टे सीधे काम करता है, उसमें दिखाया ना, उसे जेल हो जाती है। लेकिन जो जूही चावला जी होती हैं वो उन 3 वर्कर्स के अलावा बाकी जितनी वर्कर्स होती हैं उन सबको बोलती हैं कि आज हमारी एक साथी के साथ एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई है, क्या कि इनकी बेटी को ऑपरेशन की जरूरत है और हमें इतने पैसों की जरूरत है। तो मालिक भी कहता थोड़े पैसे मैं दे दूंगा, बाकी वो लेडीज बोलती है कि एक काम करते हैं हम ओवर टाइम करेंगे तेरी बेटी के लिए ताकि तेरी बेटी का इलाज हो सके। तो सेम एसोसिएशन उन्होंने बनाए थे। समझ में आया क्यों बनाई है? सेम एसोसिएशन उन्होंने बनाई है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है तो बाकी लोग उनकी मदद कर सके। लेकिन ऐसी एसोसिएशन बहुत कम थी, ऐसी एसोसिएशन बहुत कम थी। Despite division, workers did not unite to strike stop work when they disagreed with employees about dismissal or work condition. These strikes took place frequently in textile industries during 1896 to 1897 and in metal industries in 1902. ठीक है ना, क्या हुआ ये बताया था ना, सामाजिक स्तर पर लोग बटे हुए थे और उन्होंने क्या करा, संगठन बना दिए। अब क्या हुआ, इन विभेदों के बावजूद भी जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। है ना, कई सारी मूवीज में हमने देखा, पुरानी वाली में हड़ताल हो जाती थी, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, है ना। 1896 से 1897 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफी बड़ी संख्या में आयोजित की गई। ठीक है ना। देहात की ज्यादातर जमीन पर खेती करते थे किसान, ऐसा ही है। विशाल संपत्तियों पर, सामंतों पर, राजशाही पर और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। अब ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स किसने अपना ली, जगहें किसने अपना ली, ऑर्थोडॉक्स चर्च वाले। ठीक है ना। इन द कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, but the nobility and the crown orthodox church owned the large properties like worker peasants too were divided, they were also deeply religious। अब peasant और worker थे ना वो ज्यादा religious भी थे, ठीक है ना, धर्म को लेके ज्यादा सीरियस थे। ठीक है चलो जमीन दे दी तो कोई बात नहीं, दे दी तो कोई बात नहीं, बट एक्सपेक्ट इन फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। लेकिन उनके लिए नोबिलिटी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। होगा नोबल, नोबल राजा होगा, चर्च के लिए रिस्पेक्ट थी। चर्च के लिए रिस्पेक्ट क्यों थी, भगवान वाली बात है। नोबिलिटी में तो वो बंदा है ना, इंसान है ना, किंग है ना, ठीक है। नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू द सर्विसेज ऑफ सार। उन्होंने क्या करा, नॉट थ्रू द लोकल पॉपुलैरिटी। नोबल्स वगैरह को जो पावर्स मिली थी कहाँ से मिली थी, सार निकोलस II की वजह से। नोबिलिटी को वहां से पावर नहीं मिली थी, एक होती पॉपुलैरिटी गेन करनी। अभी हमारे बीच एक महान व्यक्तित्व में वाले लोग, बंदा चला गया है ना, कौन चले गए अभी बीच में, टाटा, है ना। तुम क्या जानते हो, क्योंकि पॉपुलैरिटी तुम्हारा कोई मदद नहीं करिए, बट पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा उनकी, डाउन टू अर्थ बंदे जो रहते हैं उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा होती है। ठीक है ना। दिस वॉज अनलाइक फ्रांस वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन ब्रिटेनिटी पीजेंट रिस्पेक्टेड नोबल्स। पीजेंट किसकी रिस्पेक्ट करते थे, नोबल्स की। कहां पर, फ्रेंच रेवोल्यूशन इन ब्रिटेनिटी, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था, ठीक है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी चीजें ब्रिटेन में। In Russia, peasants wanted the land for nobles to be given to them. Frequently, they refused to pay rent and even murdered the landlord. उन्होंने कहा हम तो तुझे किराया भी नहीं देंगे और ज्यादा बोलेगा तो खोज भी मार देंगे। मार ही दिया, समझ रहे हो, लैंडलॉर्ड को ही मार दिया। In 1902, this occurred on a large scale और 1902 में ये ज्यादा फैल गया। अब लैंडलॉर्ड जमीन ही नहीं ले रहे, क्यों, जमीन चाहिए, हाँ ले खून खट। समझ रहे हो आप क्या लेवल हो गया, लोग जमीन लेने से भी डरने लगे होंगे लैंडलॉर्ड बड़े बड़े, क्यों, जमीन चाहिए, हाँ खून हो जाएगा तेरा अगले दिन। ठीक है। This occurred on a large scale in South Russia and 1905 such incident take place all over Russia। और 3 साल बाद तक पूरे रशिया में ऐसी इंसिडेंट फैल गए। ठीक है ना। रशियन पीजेंट्स वर डिफर फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स। रशियन पीजेंट जो थे अलग थे और यूरोपियन पीजेंट से। इन अनदर वे दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर
periodically and commune mir जिसे बोलते divided it according to the needs of the individual family. रूसी किसान यूरोप के बाकी किसान के मुकाबले एक और लिहाज से अलग थे. यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यूनन यानी मीर, कम्यून मतलब जो उनका हेड रहा होगा, मीर है ना, ये सब तुम बाद में पढ़ोगे, मीर कासिम वगैरह, ये औहदे हैं, पद हैं, जैसे आज IAS ऑफिसर्स वगैरह होते हैं ना, पटवारी होते हैं, पद हैं, ठीक है ना, को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों में जमीन बांटती, ठीक है ना. इस वीडियो में इतना ही, फिर कल पढ़ेंगे सोशलिज्म इन रशिया, सोशलिज्म कैसे फैला रशिया के अंदर. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.